गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 16 2022। हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से कुछ टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग करने वाले हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में जानेंगे और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। स्कीम अग्निपथ के बारे में जानेंगे क्योंकि इसकी बहुत सारी डायमेंशन सामने आ गई हैं। वैसे कल हम लोगों ने इसको किया था लेकिन कुछ नया एंगल यहाँ पे आया, उसके बारे में बात करेंगे। इन्फ्लेशन और यूएसए में हुई है एंड उसके लिए दे हैव टेकन सम स्टेप्स, उसके बारे में बात करेंगे। दैट हाउ फेडरल रिजर्व or Federal Bank of USA has increased their interest rate and how this is going to impact the inflation rate in USA. And then we are going to talk about the trade deficit also, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, उसके बारे में बात करेंगे। Then we are going to talk about NATO and the new developments because Japan has also joined the meeting which was organized by NATO, और फिनलैंड और स्वीडन के बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ये एक्चुअली आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन वी हैव एशियान एंड इंडिया, क्योंकि एशियान की जो अगली मीटिंग है वो इंडिया में होने वाली है। यहाँ पे म्यांमार के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया और पॉवर्टी, ये एक्चुअली आज का एडिटोरियल सेक्शन है, कुछ खास दमदार मुझे लगा नहीं लेकिन एक दो डायमेंशन थोड़ा सा देख लेंगे। देन वी हैव सम एमसीक्यूज और काफ़ी सारे एडिशनल आर्टिकल भी आज हमारे साथ हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि 3 जुलाई से हम लोग अपना नया सेकंड बेसिकली फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं और पहले फाउंडेशन कोर्स में बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा, तो जल्दी हम लोग इसे शुरू करने वाले हैं। अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके बात कर सकता है। इस फॉर्म को जो है क्वेरी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और वेबसाइट को जाके आप विजिट कर सकते हो। बहुत सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के साथ एक साथ हम लोग करते हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलती है, मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है, डेली क्विज होते हैं, वीकली क्विज होते हैं, वीकली करंट अफेयर की आपकी क्लासेस होती हैं। मतलब कोई भी कमी हम लोग यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सएप पे कॉल करिए, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दैट 17 अपोजिशन पार्टीज टू फील्ड अ कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल पोल। मतलब एनडीए एक तरफ और बाकी जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं वो भैया एक तरफ और अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट को चुनने वाली हैं। मतलब एक जो फील्ड में मतलब आएगा, जो इलेक्शन लड़ेंगे। क्या उसका नाम होगा अभी इसके ऊपर कोई डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा होने वाला है कि अपोजिशन पार्टी एक साथ हो गई है। अब थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो जैसे हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, इस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसके अंदर इंडिया के जो 18 साल से प्लस वाले लोग हैं वो सब वोटिंग करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंटल में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट वाले में हम लोग एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज हमारे सामने होता है जिसमें हमारी कंट्री में जो लॉ मेकर्स होते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हों चाहे वो स्टेट लेवल पे हों, इलेक्टेड होने चाहिए तो वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। और हमारे जो अपर हाउस लोअर हाउस है दोनों के लोग ऑफ कोर्स यहाँ पे करते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारे पास है, आर्टिकल 24, 25, 26, 27, 28, ये सब उसके बारे में बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पूरे इलेक्शन की प्रोसीजर को देखता है, संभालता है। अब कौन आदमी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है? पहले कोई भी लड़ सकता था, ज़्यादा दिक्कत होती नहीं थी, लेकिन 1974 में हम लोगों ने क्या किया, उसके अंदर एक रूल बना दिया और ये कहा कि अगर कोई आदमी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ना चाहता है तो उसके लिए दे नीड टू हैव 50 प्रपोजर्स एंड द 50 सेकेंडर्स। तो वो जब आदमी उसका नाम प्रपोज करेंगे ओनली देन दैट पर्सन कैन बी देयर एज अ कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हम लोगों ने उस समय इसको चेंज किया था। ठीक है, चलिए। और हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सबकी वोटिंग अलग अलग होती है क्योंकि स्टेट का जो है लेवल अलग अलग होता है, वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी वेटेज अलग होती है, तो इसलिए स्टेज की वेटेज भी यहाँ पे अलग अलग हो जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, तो उस समय में इसके बारे में हम लोग प्रॉपर्ली बात कर सकते हैं। 2018 में वी हैड अ क्वेश्चन इन यूपीएससी जो कि पूछा गया था प्रीलिम्स में, दैट वाज आल्सो अबाउट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज of Lok Sabha is more than the value of the vote of the MPs of the राज्य सभा। दो सवाल आपके सामने हैं और ये हमारे लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। प्रेसिडेंट के वोट के लिए, इलेक्शन के लिए वोट की वैल्यू वगैरह कैसे डिसाइड होती है, ऑल दैट सामने आपके हैं। कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम लोग प्रॉपर्ली, लेकिन आज आपके लिए सवाल है, इसका कमेंट सेक्शन में आई नीड योर आंसर। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज द पार्टी लीडर्स। Veterans say army morale may be harmed. Agniveers to get priority in the CAPF recruitment. Agniveers can serve during wars. तो अग्निपथ जो स्कीम थी जो कल लॉन्च हुई थी परसों, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था अच्छा खासा। इसमें आपको बताया गया था कि जो अभी एक्चुअली क्या है ना, अभी अगर आप आर्मी में जाते हो तो आपको हमेशा के लिए परमानेंट ज्वाइन करवाया जाता है, लेकिन इस स्कीम के तहत आपको यू आर गोइंग टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ओनली फॉर द 4 ईयर्स। और यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है 17.5 से लेके 21 ईयर्स तक।
राइट। इस स्कीम के तहत जो बेसिकली अभी जो है उन्होंने कहा है कि हम लोग 10 लाख के लगभग लोगों को लेंगे आने वाले कुछ समय में। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं 45,000 से फिर 50,000 के आसपास कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना कई सारे बेनिफिट जो देने वाले हैं, जैसे सैलरी का उन्होंने बताया। उसके बाद सेवा निधि, जब आपकी रिटायरमेंट होगी 4 साल के बाद, तो आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा अराउंड 12 लाख रुपीज़ एंड ऑल दैट, राइट। तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। आपको 48 लाख रुपीज़ का लाइफ इंश्योरेंस भी आपको दिया जाएगा। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, और इस बेनिफिट में कुछ बेनिफिट अभी इन्होंने और ऐड कर दिए हैं। तो इनका एक ये कहना है कि जो भी लोग होंगे, मतलब जो 4 साल के बाद रिटायर होंगे, तो उनको हम लोग सीएपीएफ रिक्रूटमेंट के अंदर इन्हें प्रायोरिटी देंगे। अब सीएपीएफ में अंदर क्या क्या आता है? देखिए, सीएपीएफ के अंदर आता है हमारा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो ये सब आता है हमारा सीएपीएफ के अंडर में। तो यहाँ पे उनको प्रायोरिटी मिलने वाला है। उसके अलावा जब भी कोई फुल फ्लैज वॉर होगा, अब 4 साल के बाद वो तो रिटायर चले गए, कोई अलग अलग काम करने लगे, उनको वापस बुलाया जा सकता है, क्योंकि वो फुल्ली ट्रेंड होते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और है, जो लोग अभी 4 साल प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, अब वो 17 फाइंड मतलब वो +2 करके जाने वाले हैं ना, तो दे आर गोइंग टू क्लियर देयर +2 एग्जाम, देन दे आर गोइंग टू जॉइन आर्मी। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दे नाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड देम सम डिग्री एज वेल, 3 ईयर डिग्री। तो उसमें जो है दे हैव एक्चुअली साइंड एमओयू विद इग्नू, ठीक है। इग्नू के साथ, एआईसीटी के साथ मिलकर आपको डिग्री देंगे। इसके अलावा आपको ड्रॉप आउट का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप आउट हो जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट हो जाते हो, आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। आप पूरी 3rd ईयर कंप्लीट करते हो तो फिर आपको प्रॉपर डिग्री दिया जाएगा। तो ये कुछ कुछ बेनिफिट बेसिकली यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके लिए क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। बहुत सारे जो वेटरन्स हैं, हमारे पुराने सोल्जर्स हैं, उनका कहना है कि इस स्कीम से क्या होगा, हमारे जो नए रिक्रूट होंगे उनके अंदर मोराल की कमी होगी, क्योंकि उनको पता है तुम सिर्फ 4 साल के लिए ज्वाइन कर रहे हो। पहले वो लाइफ लॉन्ग के लिए ज्वाइन करते थे, अभी वो सिर्फ 4 साल के लिए ज्वाइन करेंगे। तो क्या वो देशभक्ति की फीलिंग, जो सर्व करने की फीलिंग होती है मदरलैंड को, क्या वो आ पाएगी 4 साल में? नहीं आ पाएगी। उसमें साल डेढ़ का तो आप ये समझिए, साल भर का तो आपका ट्रेनिंग ही रहता है। तो अभी आप अगर आर्मी में जाओगे तो आप ये सोच के जाओगे कि चलो ठीक है, 4 साल कर लूंगा, उसके बाद आगे मुझे कुछ और काम करना है। नाउ यू विल बी ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। जब आप वहाँ से आओगे तो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप उसके बाद डिग्री कर सकते हो, कोई और एग्जाम दे सकते हो, आप एसएससी का एग्जाम दे सकते हो, बैंकिंग एग्जाम से, दुनिया भर के एग्जाम है। तो आप एक उस फीलिंग के साथ नहीं जाओगे आर्मी में कि मुझे कंट्री को सर्व करना है, तो आपका मोरल डाउन हो सकता है। ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, जो मुझे पर्सनली भी लगता है कि यस, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ दिक्कतें और भी हैं कि जब 21 ईयर से वहाँ से आओगे तो आपको जॉब की पर्सपेक्टिव कम हो सकते हैं, है ना। और पेंशन बेनिफिट तो वैसे यहाँ पे था ही नहीं, सिर्फ लमसम आपको जो है लगभग 12 लाख के आसपास आपको दे रहे थे, ठीक है। उसके अलावा ट्रेनिंग में रिमेन अनयूटिलाइज्ड। सो फर्स्ट सपोज यू हैव सर्व्ड आर्मी फॉर द 4 years, नाउ यू आर आउट ऑफ द आर्मी। सो ऑफ कोर्स हो सकता है बिकॉज यू हैव टेकन ट्रेनिंग देयर ना, उसके अलावा जिंदगी भर जो है मे भी आपकी वो ट्रेनिंग है अनयूटिलाइज्ड हो जाए, आप किसी बैंक में जॉब करने लगो, कोई टीचर बन जाओ, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये कुछ कुछ बेनिफिट यहाँ पे और कुछ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी इसके यहाँ पे नजर आते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे एक मेंस के पर्सपेक्टिव से अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हो दैट न्यूली लॉन्च्ड अग्निपथ स्कीम has many benefits as claimed and many gray areas as well, ठीक है। Analyze. Simply, you just need to find out the benefits and you need to find out the drawbacks of the newly scheme. This is how you are going to write this answer. It is one of the simplest answer जो आप लिख सकते हो, बहुत बहुत आसान है। Newly launched Agnipath scheme has many benefits as claimed by government, right? And many gray areas as well. Analyze करना है इसको बहुत सिंपल तरीके से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, US Fed raises rate by the 75 BPS to tame inflation। तो बेसिकली जो चीज़ें आरबीआई करता है वही चीज़ें इस समय अमेरिका का फेडरल बैंक भी कर रहा है। जैसे आरबीआई का टारगेट होता है 4% इन्फ्लेशन ±2, वैसे ही अमेरिका के जो फेड होता है उसका टारगेट होता है 2%। और भैया इस समय वहाँ पे इन्फ्लेशन इज वे हायर देन देयर limit. So what they are going to do? Then definitely they are going to reduce the money supply in the market. And what is the best method to
reduce money supply, increase interest rate. So this is what RBI does, this is what Fed is also doing. So actually Fed has increased interest rate in 1994. तो now you can imagine it's been like so many years. इतने सालों के बाद जो है वो पहली बार कर रहे हैं, बिकॉज अमेरिका के अंदर जो है इन्फ्लेशन रेट, दिस इज लाइक 40+ ईयर्स का हाईएस्ट इन्फ्लेशन वहाँ पे चल रहा है। तो अब सवाल जो यूपीएससी में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि भैया जो फेड अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती है तो उसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता है जब अमेरिकन बैंकीज में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो इंडिया या जो दूसरी डेवलपिंग कंट्री है यहाँ से लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स एक्चुअली दे टेक देयर मनी आउट एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन यूएस बॉन्ड्स, जो वहाँ के ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है ऐसे वहाँ पे बॉन्ड्स होते हैं। तो क्योंकि बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है उस समय, तो वो यहाँ से निकाल के वहाँ पे लगाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, वियतनाम में भी हो रहा है, ऐसा फिलीपींस में भी हो रहा है, ऐसे बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री में हो रहा है। दैट इज़ वाई आवर स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो गोइंग डाउन, बिकॉज लॉट ऑफ मनी इज बीइंग सेंट आउट फ्रॉम इंडियन मार्केट टुवर्ड्स अमेरिकन बॉन्ड्स। तो ये कुछ इंपैक्ट वहाँ पे हो सकता है। चीज़ें सिर्फ एक ही हैं, लेकिन क्योंकि अमेरिका है भैया तो उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर आपको नजर आता है। ट्रेड गैप वाइडन्स एज इंपोर्ट्स सर्ज 63%। तो गोल्ड का हमारा जो है इंपोर्ट जो है इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट भी इंक्रीज हो गया है। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड डेफिसिट तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट। तो एक्चुअली वी हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये बात करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करता है, यानी कि शॉर्ट टर्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करता है। कैपिटल अकाउंट इज बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे एफडीआई, एफपीआई, और अगर आप लोन लेते हो किसी फॉरेन कंट्री से, वो सब कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। यहाँ पे आपका आता है गुड्स, आप सामान वगैरह भेज रहे हो, सर्विसेज वगैरह अगर आप दे रहे हो, है ना, और ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह अगर कुछ हो रही हैं तो उसे करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। सो ट्रेड डेफिसिट इज एक्चुअली अ सब पार्ट, ट्रेड डेफिसिट इज एक्चुअली अ सब यूनिट और सब पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे करंट और कैपिटल दोनों आता है और ट्रेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ करंट आता है। तो हम लोग डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे जो करते हैं, तो बिकॉज गोल्ड का ही इंपोर्ट हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं तो इसलिए इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वेरी बिग टॉपिक ऑफ इकोनॉमी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह, वहाँ पे इसके बारे में ठीक ठाक एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी के लिए, आपके पास नोट्स इसके प्रॉपर्ली तैयार होने चाहिए, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 जो इंडिया में हुआ था, उसके लिए क्या क्या स्टेप हम लोगों ने लिए थे, क्या उसका इम्प्लीकेशन हुआ था, IMF कैसे हेल्प करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले क्राइसिस में, श्रीलंका से आप जोड़ के इसको देख सकते हो, इंडिया के 1991 क्राइसिस आप इसको जोड़ के देख सकते हो जब इंडिया में LPG रिफॉर्म वगैरह हुआ था। तो एक चीज़ों को ना बहुत सारे डायमेंशन के साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना लिफ्ट्स कोविड-19 वीज़ा बैन ऑन इंडियंस। तो 2 साल से भैया जो इंडिया में जो स्टूडेंट्स थे चाइना से, जो MBBS वगैरह करते थे, वो बेचारे स्टक हुए पड़े थे। बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे चाइनीज़ MSC को हम लोग, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। फाइनली 2 साल के बाद उन्होंने वीज़ा थोड़ा ओपन करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा बहुत सारे चाइनीज़ वर्कर्स भी थे जो इंडिया में स्टैंडर्ड हो गए थे, पिछले 2 साल से नहीं जा पा रहे थे, तो उनको भी अभी फ्रीडम मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसी चाइनीज़ महिलाएं थीं जिन्होंने इंडियन लोगों के साथ शादियां कर रखी थी, जॉब करते थे, वो लोग भी स्टैंडर्ड थी, तो वो लोग भी अपने घर जा सकती हैं, राइट, मायके जा सकती हैं बेसिकली। तो खैर लेट्स होप के थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज यहाँ पे आए। लेकिन अभी टूरिज्म के लिए ओपन नहीं हुआ है चाइना, प्राइवेट पर्पज़ के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरे पर्पज़ के लिए आप जा सकते हो, कोई बिजनेस वर्क आपका कुछ भी करना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव रिटर्न अश्योरेंस टू जॉइन नाटो। तो टर्की बेसिकली क्या है ना, अभी नाटो के बारे में जो इशू सारे के सारे चल रहे हैं, तो फिनलैंड और स्वीडन ने भी इंटरेस्ट दिखाया है कि भैया हम भी नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं। नाटो के अंदर टोटल जो है 30 मेंबर्स होते हैं। आपको बताता चलूं कि जो नाटो है वो कंसेंसस के ऊपर काम करता है, मतलब सभी कंट्री का जब अप्रूवल होता है तभी कोई कंट्री नाटो ज्वाइन कर सकता है। और टर्की जो है वो फिनलैंड और स्वीडन को नाटो ज्वाइन करने के अगेंस्ट में है, क्योंकि एक्चुअली एक ग्रुप है जिसे जो है कुर्दिस्तान, एक कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है बेसिकली, जिसको टर्की जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को फिनलैंड से और स्वीडन से डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। तो इनका कहना है कि भैया पहले आप इनके ऊपर अगेंस्ट एक्शन लो,
रिटर्न में मुझे रिप्लाई करो, तब जाके जो है मैं कुछ सोच सकता हूँ, अदरवाइज मेरी तरफ से ना है। और इसकी तरफ से अगर टर्की की वजह से तरफ से ना हो गया तो नाटो को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, जबकि बाकी दूसरी यूरोपियन कंट्री इनको पूरा सपोर्ट कर रही है। लेकिन कंसेंसस है तो क्या कर सकते हैं। ब्रुसेल्स में जो हेडक्वार्टर होता है नाटो का, आपको पता ही है, जब कोल्ड वॉर था तो सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट और कैपिटलिज्म के बीच में जो आइडियोलॉजिकल वॉर चलता था, उस समय जो है नाटो हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, बहुत सारी कंट्री जो है बाद में नाटो को ज्वाइन किया, है ना, धीरे धीरे करके वो सारी सारी चीज़ें हैं। यूक्रेन और वो सारा इशू चल रहा है। इवन रशिया ने तो फिनलैंड को धमकी दिया है, अगर आपने नाटो ज्वाइन किया तो अगला नंबर तुम्हारा आने वाला है। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। फिर आगे बढ़ते हैं। द फ्रजाइल स्टेट ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ये क्या कहता है देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो सिप्री की रिपोर्ट अभी आई है, हम लोगों ने कल किया था, है ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जिसमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि दुनिया भर में जो न्यूक्लियर वॉर हेड हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था। देखिए सबसे ज़्यादा वॉर हेड तो ऑफ कोर्स यूएसए के पास और रशिया के पास ही है ना। रशिया के पास आप देख सकते हो 6,000 के लगभग हैं, यूएसए के पास जो है 5,500 के लगभग न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन जिनको डिप्लॉय किया गया है, मतलब रेडीमेड स्टेज में है अटैक करने के, वो यूएसए ने ज़्यादा डिप्लॉय कर रखे हैं, रशिया ने कम किए हैं। खैर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूके के पास 225 के लगभग न्यूक्लियर वेपन्स हैं, फ्रांस के पास 290, चाइना के पास 350 है, इंडिया के पास अराउंड 160 है, पाकिस्तान के पास आसपास 165 है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया और इसराइल ने तो कभी डिक्लेयर किया ही नहीं हमारे पास है कि नहीं है, बट स्टिल जो है 90 के लगभग उनके पास हो सकते हैं, नॉर्थ कोरिया के पास 20 के लगभग यहाँ पे हो सकते हैं। ये सिप्री ने बेसिकली अपनी रिपोर्ट में बताया है। इंडिया जो है 2017 टू 2020 के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा टॉप वेपन इंपोर्टर रहा है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया, टर्की वगैरह वो सब कंट्रीज आते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ कुछ हो गई इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कंसर्न हमारे यहाँ पे ये भी है कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जैसे अमेरिका, रशिया वगैरह, वो सब, चाइना, खासकर चाइना, वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहा है। मतलब उसको ज्यादा रेडीमेड स्टेज के अंदर लेके आ रहा है, अलग अलग जगह पे डिप्लॉय कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है बेसिकली उसको। और चाइना के अंदर तो बहुत सारे सिलोज भी बनाए गए हैं। सिलोज का मतलब होता है जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन वगैरह को रखा जा सकता है, ऑल दैट। ठीक है, और बहुत सारे कंसर्न है अभी प्रेजेंटली, जैसे जो अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर है, इंडिया पाकिस्तान वाले इशू तो चलते ही रहते हैं, म्यांमार में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस समय, चाइना और अमेरिका की आर्मी की जो इस समय इन्वॉल्वमेंट चल रही है, वो सारी सारी चीज़ें करके, और बहुत सारे जो है स्टेट नोट फैक्टर, मतलब टेररिज्म की आप बात यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, टेररिज्म। उसके अलावा जो अगर वॉर होता है तो उसका क्लाइमेट और वेदर के ऊपर क्या हैजार्डियस इंपैक्ट होता है, केमिकल वेपन्स भी यूज़ किए जाते हैं। रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसके बारे में बात की उन्होंने किया है। चाइना के बारे में बात किया कि इन्होंने नए नए जो है मिसाइल साइलोज बनाए हैं, तो चाइना भी अपने आप को तैयारी कर रहा है वॉर के लिए। और ईरान का कंसर्न बहुत बड़ा है, क्योंकि ईरान जो है वो लगातार यूरेनियम को एनरिच कर रहा है, और एक बार यूरेनियम जब 90% से प्लस एनरिच हो जाता है तो उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ईरान इस समय 60% एनरिच कर चुका है। ठीक है, तो ये कुछ कंसर्न है पूरी दुनिया भर में इस समय जो नजर आ रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन को लेके क्या यहाँ पे सिचुएशन बनती है वो देख लेते हैं। न्यूक्लियर जो वेपन है उस टेक्नोलॉजी वो दूसरी कंट्रीज में ना जाए, उसके लिए हमारे पास कई सारी इंटरनेशनल जो है अग्रीमेंट वगैरह हैं, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम हमारे पास है। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हमारे पास है। ठीक है, वासेनार अग्रीमेंट हमारे पास है, और जो है एनपीटी हमारे पास है, बहुत सारे आर्गुमेंट हैं। हालांकि जितने भी ये कंट्री हैं जो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, उनके बीच में चाहे आपस में जितने ही मर्जी दिक्कत हो, मतभेद हो, लेकिन सभी लोग ये मानते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर कैन नॉट बी वन एंड मस्ट नेवर बी फोर्ट, मतलब अगर आप न्यूक्लियर वॉर कभी जीत नहीं सकते, इसलिए न्यूक्लियर वॉर कभी भी नहीं लड़ा जाना चाहिए। इसे कहा जाता है मैड डॉक्ट्रिन, इसको कहते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब भैया अगर एक थप्पड़ आप मारोगे तो दो थप्पड़ तो मैं भी मारूंगा, चार थप्पड़ आप मारोगे तो दो तो मैं भी मारूंगा ना। मतलब अगर आप मुझे मेरे ऊपर 4 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराओगे तो भैया दो तो मैं भी गिराऊंगा, तो आप सुरक्षित रह जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। ठीक है, वे फॉरवर्ड में इसने वही अलग अलग से बातें बोली हैं कि सबको मिलके बैठ के बात करना चाहिए। सिक्योरिटी क्लाइमेट जो है काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है पिछले कुछ टाइम में। कुछ स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, थोड़े जिनकी डिक्टेटरशिप टाइप की जो क्वालिटी होती है, जैसे पुतिन वगैरह हो गए, है ना, मैस्कुलाइन मिलिट्री पॉलिसीज जैसे चाइना की हो गई या नॉर्थ कोरिया की हो गई, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हमारे सामने है। इसीलिए पूरे दुनिया के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन जो स्टेट्स हैं, और यूनाइटेड नेशंस है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आना चाहिए, बात करना चाहिए, और इसके बारे में फ्यूचर में हम लोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करना चाहिए। सिप्री के बारे में आपको पहले मैं बता चुका हूँ, 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, स्टॉकहोम के अंदर बेसिकली इसका
हेडक्वार्टर है, ठीक है। और किस किस के बारे में बात करता है, ये जो है आर्मामेंट के बारे में बात करता है, कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करता है, आर्म्स कंट्रोल के बारे में बात करता है, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे इस एडिटोरियल इसके एक्सप्लेनर सेक्शन के अंदर दिया गया था, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना है तो मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। एमसीआर के लिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल दिया। एमसीआर के अंदर बेसिकली कई सारे रिजीम आते हैं, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वासेनार एग्रीमेंट, जिनमें से न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को छोड़कर इंडिया बाकी तीनों का पार्ट है, ठीक है। और ये जितने भी जो प्रोविजन है वो मैंडेटरी वैसे तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी जो है खासा यहाँ पे बढ़िया इनका माहौल रहता है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत आप जान सकते हो, 1974 वगैरह में वो सब किया गया था, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने आपके लिए डाला है जो खुद से अभी आप आराम से पढ़ सकते हो, पूरी तरह से फैक्चुअल है। पहले इसके बारे में हम लोग अच्छी खासी बात कर चुके हैं। म्यांमार अनलाइकली टू बी पार्ट ऑफ द एशियन इंडिया मीटिंग, बेसिकली अभी इन मीटिंग वो इंडिया में होने वाली है और इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर बन रहा था वेस्टर्न कंट्री से कि आप म्यांमार को इनवाइट मत करिए। हालांकि थोड़े समय पहले बिम्स्टेक की मीटिंग हुई थी, लेकिन वो वर्चुअल मीटिंग थी, उसमें म्यांमार ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इस बार इंडिया ने एशियान की मीटिंग के लिए म्यांमार को इनवाइट नहीं किया बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रेशर्स। यही बस इसका एक आर्गुमेंट था। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ये फ्यूचर में देखने वाली बात रहेगी। लेकिन देखिए सीधी सी बात है, म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते बहुत खराब हो भी नहीं सकते, क्योंकि चाइना का नहीं तो वहाँ पे वैक्यूम को फिलिप कर देगा। तो उन्हें फ़ोन पे उनके बात करके बोल दिया होगा कि देखो भाई ऐसे ऐसे करके बात है, थोड़ा मजबूरी समझो हमारी भी, लेकिन आपके साथ हमारे रिलेशन ठीक ठाक होने वाले हैं, अब दिक्कत मत करिए। तो काफ़ी सी एशियन कंट्री भी म्यांमार के ऊपर प्रेशर बना रही हैं कि भाई डेमोक्रेसी को दोबारा से वहाँ पे आप रिस्टोर कीजिए, आंग सांग सू की को रिलीज़ कीजिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। तो एशियन के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। एशियन का जो मेन मोटो है वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ठीक है। 8 अगस्त को जो है एशियन डे मनाया जाता है। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह है आज का एडिटोरियल सेक्शन जो कहता है अ पॉवर्टी ट्रेंड इन सर्च ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे देखिए पूरी इसकी हेडिंग से ही बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। पॉवर्टी ट्रेंड का मतलब क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में पॉवर्टी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये है ट्रेंड की बात। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिन्होंने उसको इंपैक्ट किया है, पॉवर्टी को इंक्रीज होने में भी डिक्रीज होने में भी। और ये जो ट्रेंड है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखिए ट्रेंड को एक्सप्लेन करने का सीधा सीधा तरीका हो सकता है डेटा, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डेटा एक्चुअली है ही नहीं। लास्ट टाइम जो पॉवर्टी को लेके डेटा आया था वो प्लानिंग कमीशन का आया था 2011-2012 में। आप समझ के देखो पिछले 10 साल से हमारे पास डेटा ही नहीं है जिससे हम लोग ये पता कर सकें कि हमारे कंट्री के अंदर जो हाउस होल्ड कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर है, जो आम आदमी करता है अपने घर में, वो कितना करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है। भैया 10 साल से जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो आप पॉलिसीज कैसे लोगे? ये यहाँ पे बड़ी बात है। हालांकि जो एनएसएसओ है उसने 2017-18 में सर्वे किया था, लेकिन उसके डेटा को हम लोगों ने रिलीज नहीं किया। सरकार ने ये कहा कि इसके डेटा के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन बाद में इसकी रिपोर्ट लीक हो गई थी जिसमें यह कहा गया था कि 2018 के अंदर इंडिया में 45 सालों की सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो सरकार ने इस डेटा को रिलीज़ किया नहीं, अनफॉर्चुनेटली। खैर सरकार अभी शायद कुछ बना रही है इस डेटा को दोबारा से कलेक्ट करने का, नए तरीके से और उसको रिलीज करने का, वो जब होगा तब की बात है। तो पॉवर्टी के बारे में हमारे पास हमारे लिए डेटा है ही नहीं। कुछ डेटा शो करते हैं कि पॉवर्टी इंडिया में जो है स्टैग्नेंट हो गई है, कुछ लोगों का कहना है कि पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, कुछ लोगों का कहना है कि पॉवर्टी इंक्रीज हुई है। अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग दिखाती हैं, लेकिन जब तक हमारे पास एक क्रेडिबल डेटा नहीं होगा हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पास्ट ट्रेंड की अगर बात करें, देखिए इंडिया में 1960s में सबसे पहली बार हमें झटका लगा था जब इंडिया की इकोनॉमी एकदम से नेगेटिव ग्रोथ चली गई थी और पॉवर्टी इंक्रीज हुआ था इंडिया में 1960s में। फिर थैंक गॉड फिर हमारे पास जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आया और एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रो करना शुरू किया, जिसमें रूरल इकोनॉमी ने थोड़ा बहुत कुछ खास एरियाज में जैसे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी वहाँ पे पॉवर्टी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था उस समय में। फिर जो है उसके बाद चीज़ें जो है 1990 में काफ़ी बिगड़ गई थी जब हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। फिर हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया और 1990s के बाद एक्चुअली इंडिया में पॉवर्टी का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा कम हुआ। इंडिया और चाइना को क्रेडिट दिया जाता है कि हम लोगों ने 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। अब वो तो सारी चीज़ें होगी, प्रेजेंट के ऊपर आते हैं। 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, दुनिया भर में जितनी भी स्टडी हुई है सब ने कहा है कि इसका वर्कर्स के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है।
इंडिया में पॉवर्टी के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है डीमोनेटाइजेशन का, वो अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास क्रेडिबल डेटा ही नहीं है। हालांकि इस आर्टिकल के अंदर एक दो स्टडी इन्होंने मेंशन की है, लेकिन वो भी बहुत क्रेडिबल स्टडी नहीं है, तो उसको भी हम लोग ज़्यादा अपने लिए यहाँ पे उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इनका यही कहना है कि भैया डेटा प्रॉपर नहीं है हमारे पास। जो नॉन एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, जो एनुअल उनका वेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। देखिए एक बात इसने की है यहाँ पे रियल वेज रेट के बारे में, एक होती है नॉमिनल वेज रेट। ये थोड़ा क्या होता है ना, आपको पढ़ने को मिलता है इकोनॉमी में, देखो बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो आपकी सैलरी जो है पिछले साल 100 रुपये थी, ठीक है, और पिछले साल जो महंगाई की दर थी वो थी 5%। इस साल जो है आपकी सैलरी कितनी है, 110 रुपये। आपकी सैलरी 10 रुपये बढ़ी है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट कितना है, 15%। मतलब महंगाई आपकी सैलरी के इंक्रीज होने से ज्यादा बढ़ रही है। तो इसका मतलब कि जो रियल वेज है वो एक्चुअली में कम हो रही है। नॉमिनल तो बढ़ रही है, 100 से 110 हो गया, लेकिन जो रियल है वो कम हो गई है। क्योंकि पिछले साल जो सामान 100 रुपए का आता था, इस साल वो सामान जो है 115 रुपए का आ रहा है, जबकि आपकी सैलरी सिर्फ 10 रुपए इंक्रीज हुई है। तो आप वो सामान नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपकी रियल वेज, असलियत में आपकी सैलरी कम हुई है, नॉमिनल आपकी इंक्रीज हो गई है। तो इनका ये कहना है कि भैया जो एनुअल रियल वेज है वो एक्चुअली कुछ एस्टिमेट का कहना है कि वो नेगेटिव में चली गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा इस समय हाई हो गया है। तो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कहता है कि वी नीड रिलायबल डेटा प्रोवाइडेड बाय द इंडिपेंडेंट पब्लिक बॉडीज, है ना, रिंग फेंस्ड बाय द पोटेंशियल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो हम लोगों को रिलायबल डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है, जिसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और भरोसेमंद भी होना चाहिए। तब जाके पॉवर्टी के बारे में हम लोग कुछ बात कर सकते हैं, है ना। तो उसके अलावा जो है एक दो आर्टिकल यहाँ पे एक्स्ट्रा और दिया गया है, ये वाला आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, होमोफोबिया वाला, ठीक है। और उसके अलावा एक एडिटोरियल सेक्शन में भी एक ये थोड़ा पढ़ सकते हो आप, ठीक है। वैसे तो हम लोगों ने श्रीलंका के बारे में बहुत अच्छी खासी बात कर रखी है, बट स्टिल अगर आप पढ़ना चाहो तो डेफिनेटली इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ चीज़ें थी हमारे पास, और कुछ डेटा हमारे पास था नहीं। आज छोटी सी एनालिसिस थी, क्योंकि टॉपिक भी काफ़ी छोटे छोटे थे, रिपीटेड से टॉपिक थे, बट आई होप आपको मज़ा आया होगा। और फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है एस्पिरेंट, तो आप इस व्हाट्सएप पे और यहाँ पे फॉर्म भर के जानकारी ले सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।